पिछले महीने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को हिला देने वाला अमेरिकी बैंकिंग क्राइसिस अब खत्म होने के करीब है। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के सीईओ जेमी डिमॉन ने ये अनुमान जताया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कुछ बैंकों में संकट सामने आ सकता है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट और अमेरिकी बैंकिंग क्राइसिस सहित कई मसलों पर खुलकर अपनी राय बताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिर्फ मुट्ठी भर बैंकों की प्रॉब्लम के चलते सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते जब कंपनियों के तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे तब डेटा संभवतः अच्छे आएंगे। कुछ और बैंकों के डूबने की आशंका के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी और ये एक तरह से अंतिम होगी। मुझे लगता है कि हम इस क्राइसिस के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। 67 साल के डिमॉन 2005 से जेपी मॉर्गन का नेतृत्व कर रहे हैं। वे इकलौते ऐसे सीईओ हैं जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर अब तक किसी बड़े बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हाल में आई क्राइसिस ने अमेरिका के मंदी में जाने की आशंका बढ़ा दी है। हालांकि किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि लोग कर्ज कम ले रहे हैं। पिछले महीने सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद अमेरिका में रीजनल बैंक से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गईं। बढ़ते इंटरेस्ट रेट की वजह से बॉन्ड्स की कीमतें गिर गईं। इन बैंकों ने ये बॉन्ड्स तब खरीदे थे जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे। अचानक ग्राहकों के बैंकों से अपने पैसे निकालने की वजह से बैंकों को अपने असेट्स लॉस में बेचने को मजबूर होना पड़ा। बता दें कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि एसवीबी के डूबने से मार्केट में निराशा है। इसका असर फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ेगा। बैंक और लोन देने वाली दूसरी कंपनियां अब कर्ज देने में सावधानी बरतेंगी। हालांकि उन्होंने ये लिखा था कि कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकार को बैंकिंग क्राइसिस को जरूरत से ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। उसे इंडस्ट्री पर ज्यादा नियम नहीं थोपने चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।